हेलो स्टूडेंट्स, मैं ट्राइट गेम एकेडमी में एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। कल के वीडियो के एंड में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर बहुत कम लोगों ने ही दिए हैं कमेंट सेक्शन में। बहुत दुख हुआ मुझे, लेकिन फिर से मैं इस वीडियो में फिर उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के एंड में मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगा आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर उसका आंसर करेंगे। प्लीज प्लीज बेटा, मैंने आपसे क्लास के पहले दिन कहा था कि मुझे रेस्पॉन्स चाहिए। हम लोग यहाँ जो मेहनत कर रहे हैं उसका जो रिटर्न है आप लोगों की तरफ से वो सिर्फ इतना है, सब्सक्राइब, लाइव और रेस्पॉन्स। ये तीन चीजें चाहिए मुझे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो, कुछ कमी लगती है तो कमेंट सेक्शन में आके बताइए, और कमेंट करके अगर अच्छा लगता है तो वो भी बताइए। और अब तो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूं तो उन क्वेश्चंस को भी कमेंट सेक्शन में बताइए। उसी से हमें पता चलेगा कि हमारी मेहनत कहां तक जा रही है, किस लेवल तक जा रही है। तो अब तुम लोगों में से कई हैं जिन्होंने सौगंध खा रखी है, कसम खा रखी है कि नहीं यार अपन क्यों काय को लाइक करना, सर खाली बैठे हैं इसलिए ठीक है, सर भी आ रहे हैं यूट्यूब पे। ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत ही लीचर किस्म का आदमी हूं। तुम लोग अगर मुझे लाइक नहीं करोगे, तुम लोग मुझे कमेंट नहीं करोगे, तब भी मैं बार बार तुम्हारे सामने आऊंगा। आज नहीं करोगे तो कभी ना कभी तो करोगे। तो प्लीज डू सपोर्ट अस। इस तरह से हमें डीमोरलाइज, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, डीमोरलाइज मत कीजिए, ठीक है। अच्छी है ना इंग्लिश मेरी? तो इंग्लिश अच्छी है तो बेटा प्लीज, ठीक है, ज्यादा टाइम पास नहीं करते हुए सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। जिन्होंने कल तक के वीडियोस नहीं देखे, गो ऑन टू द आई बटन पे क्लिक करो और मेरे पुराने वीडियोस पे जाओ और इस क्वेश्चन को पहले देखो। एक बात बता दूं मैं आप लोगों को कि आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हो कि ज्यादातर जिन्होंने कमेंट नहीं किया वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे मास्टर जी कल आएंगे, आंसर बता देंगे, ठीक है, हमें समझ में आ जाएगा, दैट्स ऑल। ना, अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैं या कोई भी टीचर करवा रहा है बेटा, तो जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे उस क्वेश्चन में, चाहे आंसर ना आए, चाहे गलत आए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात कहता हूं कि जो बच्चा गलतियां करने से डरता है, जो बच्चा गिरने से डरता है, वो जिंदगी में कभी चल नहीं सकता। क्वेश्चन को देखो, तुम्हें लगेगा कि यार ये तो गलत हो जाएगा, तुम छोड़ देते हो, नहीं करना, सारे से भिड़ जाओ, उलझ जाओ उसके साथ, होने दो गलती, मैं हूं तुमको संभालने के लिए। जब गलतियां करोगे तभी तुम लोग सीखोगे। अगर अब मैं तुमको इस तरीके से क्वेश्चन देता हूं, तुम सॉल्व नहीं करते हो, डायरेक्ट मैं सॉल्व करता हूं, तुम्हें समझ में भी आ जाता है, मैं लिख के देता हूं, तुम एग्जाम में उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे अगर उससे मिलता जुलता कोई और क्वेश्चन आ गया तो। लेकिन अगर मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, तुमने सॉल्व करने की कोशिश की, तुमसे गलत हुआ, फिर मैंने तुम्हें समझाया और तुम्हें समझ में आ गया कि हमसे क्या गलती हुई थी, तब एग्जाम में तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। तो बेटा एग्जाम मुझे तो देनी नहीं है, तुम्हें देनी है। थोड़ी सी अपने एनर्जी को बूस्ट अप करो, इकट्ठा करो और थोड़ी मेहनत करो। मेरे वीडियोस जब भी देख रहे हो तो पेन पेंसिल लेके बैठा करो सामने, वीडियो के कंप्यूटर के सामने बैठे हो या मोबाइल के सामने बैठे हो तो साथ में पेन पेंसिल लेके पूरा साथ में लिखते हुए पढ़ो यार। लेट इट बी लाइक फील लाइक अ क्लास, इसको एक क्लास की तरह फीलिंग आने दो, तो मजा आएगा तुम्हें भी और मुझे भी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे आज के वीडियो के लास्ट में जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर मुझे कल कमेंट सेक्शन में मिलेगा। चाहे गलत मिले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे गलत मिले, भिड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा दूंगा सारा, लेकिन मुझे कमेंट्स चाहिए। आई नीड कमेंट्स ऑन माई वीडियो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। चलिए ज्यादा टाइम पास ना करते हुए आगे चलते हैं। ये टाइम पास नहीं था, मैं बोलता हूं, लेकिन ये टाइम पास नहीं था। स्टार्ट करें बेटा। ये जो मेरा क्वेश्चन था कल, एंगल बिटवीन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 30 डिग्री इफ E इज इक्वल्स टू इतना, यानी तो 2 न्यूटन पर कूलम, एरिया इज इक्वल्स टू 2, देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये आपके ऑप्शंस थे, ठीक है। इसमें से जो मेरे मोस्ट प्रोबेबली जो स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने ये आंसर दिया 2√3, है ना। उन्होंने आंसर क्या दिया 2√3, और ये आंसर बिल्कुल गलत है। लेकिन जिन्होंने आंसर दिया, थम्स अप फॉर देम, उन्होंने कोशिश करी। अब मैं इसे आपको समझाता हूं कि इसका आंसर 2√3 क्यों नहीं होगा। सबसे पहले मैं इसको आपके तरीके से सॉल्व करता हूं, जो तरीका इस पर आप लोगों ने लगाया। आपने लगाया, मैं शायद यहां से आपको देखना, यहां से फ्लक्स का फॉर्मूला जो हमने सीखा है EA cos थीटा, ये फॉर्मूला आप लोगों ने लगाया, बिल्कुल सही लगाया, ठीक है। आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2, एरिया की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2, और थीटा की वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखी है 30 डिग्री। तो आपने ले लिया cos 30, और cos 30 की वैल्यू आपकी गलती नहीं है, कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 है, तो आपके पास आंसर आ जाता है 2√3। और हमें लगता है कि हमारा ये आंसर है, जो कि बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है इस चीज को समझते हैं बेटा। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में एंगल बिटवीन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल किस किस के बीच में दे रखा है, सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में दे रखा है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में नहीं दे रखा। एंड नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरफेस एंड एरिया वेक्टर, ये मैंने आपको कल ही बताया था
क्या बताया था बेटा पुष्पेंद्र? ये देख, ये आपका सरफेस है, ये सरफेस है, ये जो दिख रहा है ये सरफेस है, और एरिया वेक्टर किस तरफ है? ये एरिया वेक्टर है सरफेस से 90 डिग्री पे। तो बेटा आप इसको यूं समझेंगे, मैं इसको मिटा दूं ना इस तामझाम को, क्योंकि मुझे जगह चाहिए बोर्ड के ऊपर। तुम लोगों ने देख लिया होगा मैं क्या करवा रहा हूं। जैसे मान लो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मैंने लाल पेन से दिखाई है ना, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका सरफेस है। इसको ध्यान से देखो, ये आपका सरफेस है। तो मैंने आपको ये वाला एंगल दिया था। मैं सर एक बात इसको मैं थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करता हूं डायग्रामेटिकली, ताकि और अच्छी तरह समझ। बेटा ये सरफेस कैसा है? ये रेक्टेंगुलर है। इस रेक्टेंगल को साइड में से देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। इसको इस तरह से देखें तो ये हमारा सरफेस है ना, ये रहा। इसको मैं हटा देता हूं, यहां पे इसकी परछाई दिख रही है। मैंने आपको ये वाला एंगल दिया है, कितने डिग्री? 30 डिग्री। लेकिन मेरे बच्चों एरिया वेक्टर तो इससे 90 डिग्री पे है, एरिया वेक्टर तो इससे 90 डिग्री पे है। तो हमारा एरिया वेक्टर तो ये वाला है। मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूं ताकि तुमको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। एरिया वेक्टर तो हमारा कौन सा है? ये जो मैं ब्लैक मार्कर से ले रहा हूं, ये है आपका एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना नजर आ रहा है? ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। सरफेस, ये आपका सरफेस है ना, हम साइड से देख रहे हैं, साइड व्यू है सरफेस का, तो साइड से देखने तो ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है हमें, ठीक है। तो सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री। सरफेस और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो 90 माइनस 30, ये एंगल कितना बच गया? 60 डिग्री, ठीक है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। और जो हमारे फॉर्मूले में थीटा है वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, ना कि सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। तो आपका थीटा कितना हुआ? 60 डिग्री, ना कि 30 डिग्री। यही मेरा जो टारगेट था वो यही था इस क्वेश्चन को कराने का, कि अगर आपके पास एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस लाइन पे ध्यान देंगे। अगर आपको कहता है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 30 डिग्री, तब तो आप उसको थीटा लेंगे। लेकिन अगर आपको एक क्वेश्चन में कहता है एंगल बिटवीन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे सरफेस है, एरिया वेक्टर नहीं है, तो आप उस एंगल से 90 माइनस कर, उस एंगल को 90 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहां मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, 30 की जगह क्या आता? 60, एंड cos 60 इज 1/2, तो आपका आंसर आ जाता 2। तो आपका आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाता? ऑप्शन ए सही आंसर होता। समझ में आया? बहुत से लोगों ने इसका आंसर देने की कोशिश की, लेकिन सही आंसर मुझे किसी ने भी नहीं दिया, ठीक है। लेकिन जिन्होंने गलत दिया उसको, उन लोगों के लिए थम्स अप की उन्होंने कोशिश की और उन्होंने मेरी कोशिश को अप्रिशिएट किया। जिन्होंने आंसर नहीं दिया, अरे जाग जाओ बेशर्मो। आज के वीडियो में मुझे लास्ट में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर चाहिए, ठीक है। मिटा दो इसको। समझ में आया अच्छी तरीके से? चलिए फिर आगे चलते हैं। ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, और बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल ही दिया जाता है 90% केसेस में। 90% केसेस में एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल दिया जाता है, ना कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल दिया जाता है, ठीक है। तो आप इसे समझ लेंगे एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते टाइम। लाइन पर ध्यान देना कि क्वेश्चन के अंदर एरिया वेक्टर शब्द काम में लिया है या सरफेस काम में लिया है, या सरफेस के लिए कई बार प्लेन भी काम में लेते हैं कि एंगल बिटवीन द प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज। मतलब जब तक क्वेश्चन के अंदर एरिया वेक्टर का शब्द नहीं है ना, तो जो भी एंगल दिया हुआ उसको 90 से माइनस कर दो, ये याद रखना तुम तो बस। अगर एरिया वेक्टर शब्द इस्तेमाल हो रहा है क्वेश्चन में, तो जो एंगल दे रखा है वही आपका थीटा है। एम आई क्लियर? अच्छी तरह समझ में आया? कमेंट सेक्शन में तुम पहली बात तो मुझे इसका रेस्पॉन्स दोगे कि ये तुम्हें कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, और दूसरा कमेंट जो तुम लोग करोगे वो कमेंट करोगे आज के क्वेश्चन पे। मैं उम्मीद करता हूं पूरी। चले आगे। देन लेट्स मूव। आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमने कल पढ़ लिया था, आज हम थोड़ी सी कुछ इससे आगे चलेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक कंप्लीट एरिया के लिए। आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या देखा था? E.A या EA cos थीटा, ठीक है। कई बुक्स के अंदर फ्लक्स का एक फॉर्मूला और दिया जाता है। E.ds का क्लोज्ड इंटीग्रेशन।
अब इसका मतलब क्या होता है, ये तो सबको समझ में आ गया, मैंने कल समझाया था। कल मैंने ये फॉर्मूला इसीलिए नहीं लिखा था क्योंकि मुझे मालूम है कि पहले मुझे इसको डिटेल में लेके जाना पड़ेगा, वहां लेक्चर काफी आगे तक चला गया था। आज इसको डिटेल में लेके चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो समझने लायक चीजें हैं, ये साइन किसका है, इसको हम बोलते हैं फॉर क्लोज्ड surfaces. Now what is this closed surface? Let me closed surface मतलब जैसे कमरा है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं या जिसमें तुम लोग बैठ के मुझे देख रहे हो, मान लो उस कमरे की सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दे, मतलब कहने का मतलब पूरी तरह से पैक कर दिया जाए, तो वो क्लोज सरफेस होता है। तो उसके लिए हम लोग ये लगाते हैं। अब इंटीग्रेशन की जरूरत क्या पड़ी, तो बेटा क्या आप मुझे बता सकते हैं, वैसे तुम कैसे बताओगे, मैं ही बता देता हूं, ठीक है। क्या आप ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन किस लिए काम में लिया जाता है? मैथमेटिक्स में सबने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, और हमारे मैथमेटिक्स की क्लासेस भी बहुत जल्दी ही तुम लोगों तक पहुंचने वाली है। वो हमारे सर के इश्यूज में फंसे हुए हैं। वो तुमने सिम्बा फिल्म देखी ना, सिम्बा, उसके अंदर सिंगम की एंट्री होती है बहुत लास्ट में, बीच में सीख होती है, तो वैसे हमारे वाले सिंगम की एंट्री भी थोड़े टाइम में हो जाएगी। चलिए हम यहाँ पे इसको समझाते हैं आगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज किस लिए किया जाता है? डिफरेंशिएशन चीजों को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने के लिए, मतलब जब हमारे पास कोई ऐसी चीज है, जैसे हम किसी ग्राफ का, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे कोई आपको ग्राफ दे रखा है, ठीक है, तो हम इसका एकदम छोटा सा एरिया लेते हैं, ये वाला, ठीक है, तो इसको आप डी ए बोलते हैं। मतलब किसी भी बड़े पार्ट का, किसी भी बड़ी चीज का बहुत छोटा सा पार्ट डी से, ये डी एस क्या है, किसी एरिया का बहुत छोटा सा हिस्सा, ठीक है। मैं भी आपको समझाऊंगा कि हमें यहाँ पे ई ए में क्या प्रॉब्लम थी और इसमें क्या डिफरेंस है। तो डी एस क्या है, एक बहुत छोटी सी एरिया, और ई क्या है, उस छोटी सी एरिया से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है, उस छोटी सी एरिया से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये हमने इंटीग्रेशन क्यों किया, इस चीज को बेटा आप ऐसा समझो कि जैसे मान लो हमारे पास एक पूरा गोला है, ठीक है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो अब क्या होता है कि अगर मैं हर पार्ट पे देखूं, मान लो चलो यहां तो मैंने सब जगह ई लिया है, मान लो अगर इस गोले के हर सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है उसकी वैल्यू अलग अलग होती, तुम इसको ऐसे समझ लो कि हमारे पास एक सर्कल है और उसके अंदर सेंटर में नहीं, एक चार्ज थोड़ा सेंटर से हटा के रख दिया जाता, तो बेटा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और होती, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और होती, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और होती, यहां कुछ और होती, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होती। तो जब मैं फ्लक्स निकालता, जब मैं इसके सरफेस की फ्लक्स निकालता, तो मैं कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड काम में लेता? हर पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, तो उस केस में हम क्या करते कि ये स्फीयर है, इस स्फीयर का एक ऐसा छोटा सा एरिया ले लेते जिसको हम नाम क्या दे देते, डी एस, और इस छोटे से एरिया से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या ले लेते, ई, ठीक है। तो इस छोटे से एरिया से निकलने वाली फ्लक्स कितनी थी, ई डॉट डी एस। मेरी बात समझ में आई? वापस से समझ लो, नहीं समझ में आई तो एक हमारे पास स्फीयर है, स्फीयर के अंदर मैंने एक चार्ज रखा हुआ, वो चार्ज सेंटर में नहीं रखा हुआ, वो चार्ज कहां रखा हुआ है, वो चार्ज कहां रखा हुआ है, सेंटर से थोड़ा हटा के रखा हुआ है। सेंटर में होता तो क्या होता, सेंटर में होता तो स्फीयर के सारे पॉइंट बराबर डिस्टेंस पे होते, तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती, तो हमारा यही वाला फॉर्मूला काम आ जाता। लेकिन इस वक्त चार्ज सेंटर पे नहीं है, सेंटर से थोड़ा हट गया है, तो हर सरफेस के हर पॉइंट पे, जो आपके स्फीयर का सरफेस है उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है, तो डेफिनेटली हर सरफेस के छोटे छोटे हिस्से से अगर आप जो फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे वो भी अलग अलग होगी। तो यहां पे हमने यही किया कि ये ई डॉट डी एस एक छोटे से एरिया के लिए निकाला और बाद में इसका इंटीग्रेशन कर दिया, बाद में इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। मतलब पहले तो आपने छोटे से एरिया के लिए निकाला, इंटीग्रेशन मतलब अब ऐसे जितने छोटे छोटे एरिया बन सकते हैं उन सबको हमने जोड़ दिया, तो हमें टोटल पूरे स्फीयर का फ्लक्स मिल गया। तो इसका और इसमें बस इतना ही डिफरेंस है कि ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला तो कब काम में लिया जाता है, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, यूनिफॉर्म। ये फॉर्मूला तो फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह एक जैसी है। और बेटा ये वाला फॉर्मूला कब काम में लिया जाता है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये फॉर्मूला उसके लिए काम में लिया जाता है। क्लियर हो आप लोग अच्छी तरीके से, ठीक है। ये इंटीग्रेशन के ऊपर जो मैंने एक छोटा सा गोला बनाया है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि आपका सरफेस पूरा क्लोज होना चाहिए। ओपन सरफेस पे ये लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि ओपन सरफेस को जब मैं गाउस समझाऊंगा तब समझाऊंगा कि ओपन सरफेस पे क्यों नहीं लागू होगा। ये पूरा खेल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का समझ में आया। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चैप्टर को क्लोज करते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आगे लेके चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आगे हमारे क्या काम आती है।
उससे पहले एक क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिशन्स में भी आया हुआ है और सीबीएसई में शायद 2 या 3 बार ही आया है अभी तक, लेकिन आया है स्मॉल क्वेश्चंस में, छोटे क्वेश्चंस में। आरबीएसई में भी सिलेबस में है, लेकिन अभी तक पेपरों में नहीं आया। लेकिन क्या पता इस बार आ जाए, या क्या पता कभी और आ जाए, और ना भी आए तो तुम तो सीख लो। तो हमारा वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि व्हाट इज द डायमेंशन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। और एयरफोर्स और नेवी में तो बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की डायमेंशन और यूनिट क्या है। तो उससे पहले आप समझें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, डेंसिटी का नाम आते ही हमारे दिमाग में आता है कि सारे को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, है ना, जैसे मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, तो डेंसिटी आ गई, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। लेकिन यहां वाली डेंसिटी थोड़ी सी अलग है बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले में क्या वॉल्यूम आता है? नहीं आता। तो आता क्या है? एरिया आता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एक अलग किस्म की डेंसिटी है। जब आप किसी भी सरफेस की इलेक्ट्रिक फ्लक्स को उस सरफेस की एरिया से डिवाइड करते हैं तो जो आपको क्वांटिटी मिलती है वो कहलाती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। यार ये बोर्ड इतना छोटा है या मैं ज्यादा बड़ा लिखता हूं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज फ्लक्स अपॉन एरिया और कुछ नहीं। तो बेटा कितना फॉर्मूला होगा? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। उसको ए से डिवाइड किया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? केवल ई कॉस थीटा बच जाएगा। ठीक है। यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? फ्लक्स की यूनिट क्या थी? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को किससे डिवाइड कर रहे हो? अरे यार, न्यूटन कूलाम इनवर्स थी आपके फ्लक्स की यूनिट। ठीक है, इसको तुम किससे डिवाइड कर रहे हो? मीटर से। तो एक मीटर माइनस, एक तो ये यूनिट हो गई। दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी? हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो दूसरी यूनिट थी, मैंने तुमको कल बताई थी, वो थी वोल्ट मीटर। जब वोल्ट मीटर को तुम मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? मीटर की पावर -1। तो वोल्ट मीटर इनवर्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट हो गई। एंड देन व्हाट विल बी द डायमेंशन? न्यूटन के लिए m L T-2, कूलाम के लिए AT पावर -1 है तो दोनों पे -1, मीटर के लिए L और पावर -2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो पूरी इक्वेशन में m मुझे एक ही बार नजर आ रहा है, तो m L 2 बार आ रहा है, एक बार पावर +1 एक बार -2 है, तो टोटल 1 -2 पावर कितनी हो गई? -1। T-1 पावर कितनी हो गई? -3। और एरिया वेक्टर, सॉरी एरिया का डायमेंशन, एरिया नहीं यार, मैं भी फ्लो में भूल जाता हूं, एरिया नहीं, ये ए क्या है? एम्पियर। ठीक है ना। तो ये डायमेंशन होगी आपकी किसकी? फ्लक्स डेंसिटी की। बहुत बार ये कॉम्पिटिशन्स में आया हुआ है, बोर्ड्स में इक्का दुक्का बार आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए अब हम इसके आगे की कहानी समझते हैं। अब मैं तुम लोगों के साथ एक गेम और खेलूंगा। पबजी नहीं खेलूंगा, लूडो नहीं खेलूंगा, एक दूसरे तरीके का गेम खेलूंगा। मैंने कल के वीडियो में तुम लोगों से ये कहा था कि मैं वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा। फिर मेरे दिमाग में चलते चलते एक प्लान आया कि यार लास्ट में क्यों? आजकल के बच्चे डेढ़ सियाने होते हैं, वो सीधा लास्ट वाला वीडियो देख लेते हैं, लास्ट वाला स्टेप देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं तो ये चाहता हूं कि तुमको पूरा वीडियो दिखाऊं, तुम लोगों को अच्छी तरह से परेशान करूं, अच्छी तरह से डसूं, तुम लोगों को पूरा वीडियो दिखाऊं तुम लोगों को। तो पूरा वीडियो दिखाने के लिए अब से मैं वीडियो के बीच में कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं। तो इस वीडियो का क्वेश्चन ये तुम्हारे सामने, ये क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहा है। देखिए मैं इसको आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कह रहा है कि हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब तो सब जानते हो, डब्बा है। ठीक है, वो इस तरीके से रखा हुआ है कि उस क्यूब का जो प्लेन ABCD है वो YZ प्लेन में लाई करता है। कौन से प्लेन में लाई करता है? YZ प्लेन में। तुम इसको ऐसे समझ लो कि मतलब मान लो ये क्यूब होता, हालांकि ये क्यूबॉइड है, लेकिन मान लो ये क्यूब होता तो ये इस तरीके से रखा हुआ है। मतलब इसका ये वाला प्लेन Y और Z एक्सिस, यानी Y और Z एक्सिस से जो प्लेन बन रहा है उसके अंदर है, YZ एक्सिस प्लेन में। ठीक है, ये पूरा इस तरीके से रखा हुआ है। और यहां पीछे से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 2I कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरह से किस डायरेक्शन में है? X एक्सिस की तरफ है। ये जो मैंने हरे रंग की लाइनें दिखा रखी है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी की पूरी कौन से एक्सिस के अलॉन्ग है? X एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, ये आपका Y एक्सिस है और ये तीसरा आपका Z एक्सिस जो बोर्ड से बाहर आ रहा है। 3D में चले जाओ। ठीक है, तो ये डब्बा इस तरीके से रखा हुआ है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस डब्बे की हर साइड 10 सेंटीमीटर की है। इसकी हर साइड कितने सेंटीमीटर की है?
10 सेंटीमीटर की है। तो बेटा आप लोगों को मुझे कुछ ज्यादा नहीं बताना, आप लोगों को केवल मुझे इतना बताना है कि इस पूरे क्यूब से रिलेटेड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी है। हिंट मैं दे देता हूं कि इसको कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि इसके हर फेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और उसको लास्ट में ऐड कर देंगे। अब मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए, वैल्यू। तुम तो आंसर में बस वैल्यू लिख देना, एक्सप्लेनेशन मैं खुद कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। मुझे आंसर में इसकी वैल्यू चाहिए, कमेंट आ जाना चाहिए तुम लोगों का, ठीक है। समझ लो मेरी बात को। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक जो है वो क्या है, सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे हम इसको, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सबको मालूम है, बंटवारा, बांटना किसी चीज को। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट मतलब चार्ज को हम कितने तरीके से किसी को दे सकते हैं, किसी भी कंडक्टर को या नॉन कंडक्टर को चार्ज को देने के कितने तरीके हैं। तो बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली 3 तरीके का होता है। जो सबसे पहली टाइप आती है उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं थोड़ा ज्यादा बोर्ड नहीं ले रहा हूं यार, फिर बाद में वही है, मैं तुम लोगों को कहूंगा मिटाओ। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देखो। जब भी बेटा हम एक वायर है उस वायर को चार्ज देते हैं, मतलब जैसे उस चार्ज को उस वायर के ऊपर हमने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में जमा दिया तो वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज एक लाइन के अंदर है। जैसे तुम लोगों को असेंबली में लगवाई जाती है ना कि मेक स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, तो वो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। एक लाइन में अगर आप चार्ज को अरेंज कर दें इस तरीके से, जैसे ये आपका वायर है और इसके ऊपर हमने पूरा का पूरा चार्ज अरेंज कर दिया, तो ये बेटा क्या कहलाता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मान लो कि इस तार के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, Q, और इस तार की जो लेंथ है वो कितनी है, L। तो इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक टर्म काम में ली जाती है जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा को हम बोलते हैं Q/L, इसका फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। इस लैम्डा को हम बोलते क्या है, इस लैम्डा को आप बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिर से यहां शब्द काम में ले रहा हूं डेंसिटी, लेकिन डेंसिटी में यहां वॉल्यूम डिवाइड नहीं हो रही, यहां लेंथ डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो आप लैम्डा को क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ लैम्डा। बहुत सिंपल है, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ लैम्डा क्या होगी बेटा, चार्ज यानी कूलाम, लेंथ यानी मीटर, तो यूनिट कितनी हो जाएगी, कूलाम मीटर इनवर्स, ठीक है। मेरे कई होनहार स्टूडेंट्स इसको सेंटीमीटर इनवर्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये सेंटीमीटर इनवर्स नहीं मेरे लाल, ये क्या है, कूलाम मीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो गई, ठीक है, एसआई सिस्टम में। डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन कूलाम के लिए बेटा मेरे AT और मीटर इनवर्स के लिए L-1, तो पूरी डायमेंशन क्या हो गई, AT को बाद में लिखते हैं TA, ये इसकी डायमेंशन होगी, ठीक है। तो L-1T। आप कहोगे सर AT को बाद में शिफ्ट क्यों, क्योंकि बेटा जनरली हमारा जो ऑर्डर होता है डायमेंशन लिखने का वो होता है मास, लेंथ, टाइम और देन एम्पियर, ठीक है ना। उस ऑर्डर को आप तोड़ दोगे तो कोई आपको गलत नहीं कहेगा, लेकिन एक थोड़ा सा ये होता है कि अपन क्यों बिना मतलब उल्टा काम करें, जो किताबों में चल रहा है उसको चलने में अच्छा लगता है ना। तो ये हो गया आपके पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई डाउट यहां तक। दूसरा तरीका जो होता है चार्ज को किसी चीज के ऊपर बांटने का, वो होता है ये, जिसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
यहां पे आपने चार्ज को एक लाइन में बांटा था, यहां पे आप चार्ज को क्या करते हो, एक पूरे सरफेस के ऊपर बांट देते हो। जैसे मान लो मेरे पास मेरा फेवरेट जो पिछले 2 दिनों से मेरा साथ दे रहा है, ये सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर मैंने चार्ज को टक 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 पूरे पे बराबर बराबर बांट दिया, तो वो क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बेटा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डायग्रामेटिकली कैसे शो करेंगे, इसमें आपके पास एक सरफेस है, इस सरफेस की पूरी एरिया कितनी है, मान लेते हैं ए, तो इसके ऊपर पूरा का पूरा चार्ज आपका फैल गया जैसे कि बराबर हाँ याद रखना बेटा, ये सारे के सारे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे चार्ज जितना इस हिस्से में उतना इस हिस्से में, उतना इस हिस्से में उतना इस हिस्से में, चार्ज जितना इस एरिया में उतना इस एरिया में, मतलब बराबर बराबर। ऐसा नहीं है कि एक जगह ज्यादा इकट्ठे हो गए, एक जगह कम इकट्ठे हो गए, है ना, ऐसा नहीं है। ये सारा चार्ज बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये पूरी की पूरी एरिया कितनी है बच्चे, ए। ठीक है, और इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज ले लेते हैं हम लोग Q। ठीक है, तो यहां पे जो हम टर्म काम में लेंगे, जैसे आपने यहां पे लैम्डा लिया था, यहां लैम्डा की जगह जो टर्म काम में लेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान, उसे कहा जाता है सिग्मा। ठीक है, इस सिग्मा को हम क्या बोलते हैं, जैसे इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोला था, सिग्मा को सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। कौन सी चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला क्या होगा इसका, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय जितनी एरिया पे ये चार्ज फैला हुआ है, इसे हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे, अरे क्या बोलेंगे, तुम कैसे बोलोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे इसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, आगे चले तो अगेन वही क्वेश्चन, यूनिट कितनी होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी की, बता सकते हो, चार्ज कूलम एरिया मीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर -2 है ना, सेंटीमीटर नहीं, कूलम मीटर इनवर्स मीटर -2। ठीक है ना, सेंटीमीटर मत मान लेना इसको। ये डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ सिग्मा सिंपल है, कूलम के लिए 80, मीटर के लिए L-2, तो हमारा L पहले आ जाएगा, A और T बाद में आ जाएगा। ये हो गया आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो तीसरा टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तुमने लाइन में भी खड़ा कर दिया, तुमने एरिया में भी फैला दिया, अब क्या बच गया बेटा, वॉल्यूम, है ना, कि आपने इस कमरा, ये जैसे ये कमरा है पूरा, इस कमरे के अंदर नीचे सरफेस पे पूरा चार्ज फैला दिया, फिर ऊपर वाली सरफेस पे, फिर ऊपर वाले सरफेस, मतलब पूरे को ठसा ठस भर दिया, जैसे एयर भरी हुई होती है किसी कमरे के अंदर। ठीक है, उससे हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा जो आ जाएगा आपके पास कौन सा आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम मेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके अंदर पूरी की पूरी वॉल्यूम के अंदर आपका चार्ज बराबर यूनिफॉर्मली फैला हुआ होता है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। ये जिस वॉल्यूम में फैला हुआ है, टोटल चार्ज तो कितना बेटा, Q ही है, और कितनी वॉल्यूम में फैला हुआ है, मान लेते हैं V वॉल्यूम में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये V वॉल्यूम है ना, ये A एरिया है। ठीक है, ये L यहां पे लेंथ है। तो मेरे बच्चों यहां पे हम लोग जो काम में लेते हैं वो होता है रो। रोना मत शुरू कर देना, रो उसका साइन होता है। ठीक है, रो क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, जैसे टोटल चार्ज अपॉन एरिया था, ये टोटल चार्ज अपॉन, ये रो, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे उसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहां तुम्हारी वॉल्यूम चार्ज से डिवाइड होगी, अभी तक ना तो यहां लेंथ डिवाइड हुई, यहां एरिया, और यहां क्या डिवाइड हो रहा है, वॉल्यूम। ठीक है, तो इसकी यूनिट डायमेंशन भी तुम बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। आप इस रो को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी होगी ये, और आप इसकी यूनिट कितनी बोलेंगे, यूनिट ऑफ रो क्या होगी, बताओ बताओ फटाफट बताओ, बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते, मैं बताऊंगा। ठीक है, 80 कूलम और वॉल्यूम के लिए मीटर, सेंटीमीटर -3, कूलम मीटर -3। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं,
एंड देन डायमेंशन कितनी हो जाएगी, चलो डायमेंशन तो बता दो प्लीज। नहीं ऐसे मत करो यार, डायमेंशन तो बतानी पड़ेगी। चलो नहीं बताओगे कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। डायमेंशन ऑफ रो कितनी होगी बेटा, डायमेंशन कूलाम के लिए 80 और मीटर के लिए -3, तो L -3 और ये आ गया 80। ये आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हो गई कि टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। ठीक है, इतने तरीके से आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर जगह पर। कोई डाउट हो इसमें तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं वेट करूंगा। मैं बहुत लीचर आदमी हूं, मुझे कमेंट चाहिए। तुम नहीं करोगे तो मैं फिर फोर्स करूंगा, और एक ना एक दिन तुमसे करवा के मानूंगा। तो कमेंट सेक्शन में आज जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर, जिसको मैं कल डिस्कस करूंगा, और साथ में ये वाला आंसर, ये वाला मतलब इसके बारे में, ये समझ में आया या नहीं। ओके, मुझे इतनी देर झेलने के लिए थैंक यू। कल फिर झेलोगे, बाय।